नमस्कार। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विचारों का अवलोकन करेंगे, ख़ास तौर से टैंक प्रोडक्शन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पॉन्ड एक्वाकल्चर वर्सेस आरएएस। पारंपरिक तालाब में किए जाने वाला कोई भी जलीय कृषि जो होता है, ये इसको एक्वाकल्चर बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता लगती है। ये तालाब देखिए, ये हमारा तालाब है चाचा फिश फार्म के नाम से, खाम में, महाराष्ट्र में। ये है रोहा तालुके में। यहाँ पर 2 एकड़ में हम लोग का फार्म है और इसमें आप देख सकते हैं असीम पानी की ज़रूरत पड़ती है। 1.25 मीटर की औसत गहराई वाले 1 एकड़ के तालाब को अगर पानी से भरा जाए तो लगभग 5 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और अगर साल भर देखा जाए तो इस दौरान होने वाले जो रिसाव हैं और वाष्पीकरण से जो पानी उड़ जाता है, उसकी अगर भरपाई भी जोड़ी जाए तो लगभग इतना ही पानी की और आवश्यकता होगी। 1 एकड़ का मतलब लगभग 4000 स्क्वायर मीटर मान लीजिए, और एवरेज डेप्थ हमने माना है 1.25 मीटर। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 4000 को 1.25 से गुणा करेंगे तो ये 5000 क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो 5000 क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया 50 लाख लीटर। और अगर एक साल में इवापरेशन और सीपेज की वजह से इतना ही पानी और लगेगा तो एनुअल वाटर जो लगेगा हमारे तालाब के लिए वो 50 लाख लीटर गुणे 2 यानी कि 1 करोड़ लीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर ये मान लिया जाए कि 5000 किलो जो है वो वार्षिक उपज है उस 1 एकड़ से, 1 करोड़ लीटर को आप 5000 से भाग दे दीजिए तो 2000 लीटर जो है प्रति केजी मछली उगाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है पानी का, ये बहुत बड़ा अमाउंट है पानी का जो हम खर्च करेंगे 1 किलो मछली उगाने के लिए। और ख़ास तौर से ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी और भूमि की आवश्यकता जो पड़ेगी, जब जहाँ पर भी इस तरह के जल संसाधन आपके सीमित हैं या तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपस्थिति है और वो सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, तो फिर हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हम लोग एक्वाकल्चर कर सकें। तो जल का उपचार और जल का पुनः उपयोग, इस माध्यम से अगर हम कोई काम करें तो फिर हम उस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम पानी में ही हम वो उपज ले सकते हैं जो उपज जो है वो 1 एकड़ का तालाब हमको देगा। तो फिर ये जो अल्टरनेटिव है हमारे पास कि अगर हम पानी को ट्रीट कर लें, उपचार कर लें और उसे रीयूज़ कर लें और उस पॉन्ड के बराबर का हम उत्पादन ले सकें, वो भी कम पानी इस्तेमाल करके, इससे जो है जो संभावित हमारे जो एक्वा फार्मर्स हैं उनकी रुचि को ये बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित करता है। ये पॉइंट कि कम पानी में ही हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पानी का ट्रीटमेंट करके और पानी को रीयूज़ करके उतना उत्पादन ले सकते हैं जितना कि पॉन्ड में लिया जाता है। तो ये बात बहुत काबिल गौर है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए एक आरएएस है हमारे यहाँ और ये पॉन्ड, तो दोनों के पानी में आप तुलना करके देख लीजिए कि कितना कम पानी यहाँ लगेगा और यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी लगेगा। ये हमारा एक चलता हुआ आरएएस है जिसमें फीडिंग की गई है और तो मछलियाँ जो है तो चल चल के खाना खा रही हैं। ये हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर पर ये लगा हुआ है। तो क्रिटिकल प्रोडक्शन कंसिडरेशंस के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो हाल के ही वर्षों में जो रीसर्कुलेटिंग टेक्निक के उपयोग से जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी मिश्रित परिणाम हैं। कुछ उल्लेखनीय बड़े पैमाने पर जो व्यावसायिक विफलताएं भी हुई हैं और साथ में कई छोटे और मध्यम स्तर के जो सेटअप्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। इस प्रकार के एक्वाकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में
जो भी बुनियादी तकनीक है और जो भी उसमें आर्थिक जोखिम हो सकते हैं उनके बारे में संभावित एक्वा कृषक जो हैं उनको, या जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं और इसके साथ में जो आने वाले और प्रेजेंटेशंस होंगे इस श्रृंखला में, इन सभी को पुनः चक्रण जलीय कृषि प्रौद्योगिकी पर बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। सभी जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली जो भी हैं वो अपने फसल के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वातावरण उपयुक्त नहीं होगा तो मछलियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट पैरामीटर्स हैं जो कल्चर वाटर के होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला तो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, यानी कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, ये ppm में नापी जाती है। दूसरा अनआयोनाइज्ड अमोनिया, ये बहुत टॉक्सिक होता है। नाइट्राइट, ये भी बहुत टॉक्सिक होता है। और घुलित कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 पैरामीटर जो हैं इन पर बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल हैं। इसके साथ ही नाइट्रेट, pH, एल्कलिनिटी और टेम्परेचर, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये 8 पैरामीटर जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको ही अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम सूटेबल एनवायरनमेंट जो है अपनी क्रॉप को दे सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, लागत प्रभावी हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से मछली का उत्पादन करना, चाहे किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में क्यों ना हो, उसमें पानी की गुणवत्ता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से तब जब मछलियों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हो। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये 8 पैरामीटर्स आप लोग याद रखिए। क्रिटिकल प्रोडक्शन कंसिडरेशन कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग ने यहाँ पर पीछे छोड़ा पिछली स्लाइड में कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से ही हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम के वाटर क्वालिटी को मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाए वो वाटर क्वालिटी मेंटेन करने में, तो फ़ायदा क्या होगा, फिर मछली उतने की नहीं बिक पाएगी, आप खर्चा ज़्यादा कर जाएंगे। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में पानी की गुणवत्ता को मेंटेन करना है, ख़ास तौर से उस समय जब मछली की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो इसको करने के लिए, ऐसी ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हाई प्रोटीन के पैलेटेड जो है फीड वो खिलाने पड़ते हैं। इनका अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग प्रोटीन रेंज के होते हैं और इनको अलग अलग रेट पर खिलाया जाता है, जो अमूमन 1.5 से 15% ऑफ द बॉडी वेट होते हैं पर डे, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ और उनकी साइज़। 15% छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, जुवेनाइल्स को, और 1.5% जो है जब हार्वेस्ट साइज़ होती है तब खिलाते हैं। एक चार्ट देखिए, ये प्रस्तावित दर है तिलापिया का। इसमें आप देख सकते हैं कि 15 से 1.5% तक का ये चार्ट बना हुआ है, जिसमें पैलेट के साइज़ भी दिए हुए हैं और प्रोटीन और फैट की मात्रा भी दी हुई है, कितनी बार खिलाना है और कितने दिन तक खिलाना है, ये सब इसमें चार्ट में दिया हुआ है। ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। तो पैलेटाइज जो चारा मछली को खिलाया जाता है उसमें मेटाबॉलिज्म के बाद जो है अमोनिया, फीकल मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अमोनिया, फीकल मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म से बन रहा है, इसके अलावा जो अनईटन फीड है वो भी उसमें प्रेजेंट है कल्चर सिस्टम में आपके, जब तक कि वो निकाले नहीं गए। तो ये भी मिल करके और ज़्यादा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और इनकी वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी तो मछली के स्वास्थ्य के ऊपर डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए जो फीडिंग रेट है, यानी कि हम क्या खाना किस रेट पर खिला रहे हैं,
फीड का कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, और फिश का मेटाबॉलिक रेट क्या है, और वेस्ट फीड की क्वांटिटी क्या है, ये सब डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं टैंक के वाटर क्वालिटी को। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। तो पॉन्ड में वाटर क्वालिटी मेंटेन होती है स्टॉकिंग डेंसिटी कैलकुलेट करके, मतलब उतनी ही मछली हम डालें जो पॉन्ड अच्छी तरह से उन्हें संभाल सके, आत्मसात कर सके, और फीड भी उसी हिसाब से खिलाया जाता है जिस हिसाब से पॉन्ड उसको एसिमिलेट कर सके, क्योंकि पॉन्ड के अंदर जो है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, जिसमें एल्गी बनते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये सब एक तरह से बायोलॉजिकल फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रोसेस करते रहते हैं। तो इनकी वजह से जो है पानी की गुणवत्ता जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जब इंटेंसिव कल्चर करते हैं, जब हम स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो उसमें फिर खाना भी ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, तो फीडिंग रेट भी बढ़ेगी। तब हमको जो है उसमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हम बाहर से उसको अतिरिक्त एरेशन देंगे, और हो सकेगा ज़रूरत पड़ेगी तो पानी का आदान प्रदान भी करेंगे, यानी कि उसमें से कुछ पानी निकाल के नया पानी ऐड करेंगे ताकि उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे। तो आरएएस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तालाब के मुकाबले में रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो टैंक में चलाए जाएंगे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती, शुरू में कैपिटल कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा होगी, और उनको चलाने के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो उसके लिए अगर हम टैंक्स में ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से मछली का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है टैंक में जो है हमें हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछलियों का उत्पादन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पानी की क्वालिटी ख़राब होगी, तो कैसे ठीक करेंगे? तो हम लोगों को करना पड़ेगा कि पानी का जो है फ्लो जो है वो पानी का, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम पानी चेंज करें उसमें। तो फ्लश आउट करेंगे तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि जो टैंक है उसकी जो नेचुरल बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो तो बहुत कम है, क्योंकि पानी कम है, छोटी जगह है, हम ज़्यादा मछली उत्पादन ले रहे हैं। तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालने के लिए हमको पानी ही चेंज करना पड़ेगा, और उसमें साथ में कंटिन्यूस एरेशन भी डालना पड़ेगा, जो कि ऑक्सीजन हो सकती है प्योर, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो सकती है। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक टैंक में, जिसमें हम 30% प्रोटीन का खाना खिला रहे हैं, और लगभग 50 से 60 किलो मछली जो है पर यूनिट क्यूबिक मीटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी शर्त क्या आ गई कि हम 1 क्यूबिक मीटर में, यानी कि 1000 लीटर में 50 से 60 किलो मछली उगा रहे हैं, और 30% जो है प्रोटीन का भोजन उसको दे रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमको हर घंटे पूरा पानी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम वो अच्छी गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन जो है मास बैलेंस का होता है, उसको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, लेकिन पूरा जब मान लीजिए आपका 20,000 लीटर का टैंक है, तो हर घंटे आपको 20,000 लीटर नया पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तब कहीं जाके आप पानी की गुणवत्ता मेंटेन कर पाएंगे, और तब भी उसमें 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 ppm के अराउंड जो है टोटल अमोनिया नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा। इतने हाई फ्लो रेट एक्सचेंज पर भी हमको उसमें एरेशन और ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो इतना पानी हम लाएंगे कहाँ से? तो ये फ्लो थ्रू सिस्टम कहलाता है, तब हम टैंक में इस तरह से उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे हम उसी पानी को ट्रीट करके उस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर लें, तो वही आरएएस कहलाता है। तो इसलिए आरएएस की ज़रूरत पड़ी। अब रीसर्कुलेटिंग सिस्टम्स की डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि पानी को रीसर्कुलेट करना है, और उस पानी को एक ट्रीटमेंट सिस्टम से गुजारना है, जिससे हम लोग अमोनिया या जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं
उनको हम उनसे छुटकारा पा सकें और वही पानी साफ़ होकर वापस हमारे टैंक में आ जाए। अब रीसर्कुलेटिंग फ्लो रेट क्या होगा, इस पर आ जाइए। तो ट्रीटमेंट यूनिट से घूम के पानी आएगा तो कितनी देर में वो आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि अमोनिया का प्रोडक्शन रेट कितना है और हम क्या डिज़ायर्ड नॉन टॉक्सिक लेवल ऑफ अमोनिया जो है टैंक में रखते हैं या रख सकते हैं, जिससे मछलियों की ग्रोथ में कोई नुकसान ना हो। और हमारे जो ट्रीटमेंट सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितनी अच्छी तरह से अमोनिया को हटा देते हैं। तो इन 3 पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लो रेट क्या होगा। एक सफल रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसका जो की है वो ये है कि जो भी ट्रीटमेंट यूनिट्स और कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से पानी को साफ़ सुथरा करके वापस उसमें पहुंचा दें टैंक में। सारे के सारे रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम सॉलिड वेस्ट हटाते हैं, अमोनिया और नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि ये कम हानिकारक पदार्थ में बदल जाए, जिसको कि नाइट्रेट बोलते हैं। घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन कर दिया जाता है, चाहे एरेशन से चाहे ऑक्सीजनेशन से, और पानी वापस जो है कल्चर टैंक में लौट जाता है। ये भी आगे वाली स्लाइड में हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। जब ज़्यादा इंटेंसिव कल्चर हो जाता है, यानी कि हम पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा मछली उगा रहे हैं या हमारी मछली कोई प्रीमियम सेगमेंट की है, तब हमको कुछ एडिशनल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम फाइन और डिज़ोल्व सॉलिड्स का इनका भी रिमूवल करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं पानी का, यानी पानी का स्टरलाइजेशन भी करते हैं, और पानी के रेडॉक्स पोटेंशियल को भी अच्छा करते हैं। इससे मछलियों को बीमारी नहीं लगती और मछली स्वस्थ रहती है, अच्छा खाना खाती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर की डिज़ाइन देख लीजिए। इसमें एक कल्चर टैंक होता है। राउंड टैंक की एक सबसे ख़ास बात होती है कि ये इसमें सेल्फ क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। टी कप इफ़ेक्ट वो हम लोग बाद में बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ऑक्टागोनल भी हो सकता है, डी एंडेड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। हमारे यहाँ सारे टैंक राउंड हैं। तो सॉलिड वेस्ट रिमूवल के लिए सेटलर का इस्तेमाल होता है, ड्रम फिल्टर का इस्तेमाल होता है, जिन्हें स्क्रीन फिल्टर्स भी कहते हैं, बीट फिल्टर्स भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो मूविंग बेड बायोरिएक्टर से भी इसको किया जा सकता है। ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड फिल्टर होता है, रोटेटिंग बायो कॉन्टैक्टर होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एरेशन या ऑक्सीजनेशन के लिए स्पीस कोन कंसंट्रेटर, एयर स्टोन या एरोक्सी ट्यूब का इस्तेमाल, लो हेड ऑक्सीजनेटर, यू ट्यूब, ये इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रिपिंग, यानी कि घुलित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निकालना, इसके लिए एयर स्टोन डिफ्यूज़र या पैक्ड कॉलम डिफ्यूज़र, इनका इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग कुछ ख़ास चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ सेंटर पे हर टैंक राउंड है और ये देखिए सॉलिड वेस्ट रिमूवल के लिए हम लोग सेटलर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सेटलर है, ये कौन सेटलर बोलते हैं। इसके अंदर से समय समय पर अपने आप सॉलिड वेस्ट जो है वो निकल जाता है। थोड़ा फाइन पार्टिकल्स को हटाने के लिए ड्रम फिल्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये ड्रम फिल्टर है, ये हम लोग ने खुद डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है, ये माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चलता है। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास मूविंग बेड बायोरिएक्टर है। ये अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, इससे आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हम लोग स्पीस कोन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीस कोन है,
कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए एयर स्टोन डिफ्यूज़र्स लगे हुए हैं जो टैंक के अंदर ही है। साथ में हम लोगों ने एक ओपन कॉलम टाइप की चीज़ बना रखी है, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो रीसर्कुलेटिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं उसमें ये 4 एसेंशियल ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, इनका होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं RAS के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।